नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ। और आज इसमें वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे सामने भारत स्वतंत्र भारत के सामने रजवाड़ों का विलय या रजवाड़ों के को किस प्रकार से भारत में शामिल किया जाए, यह समस्या हमारे सामने थी और इस समस्या को हमने किस प्रकार से सुलझाया। हम देखते हैं बच्चों कि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। एक हिस्से में कौन थे? ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांत थे उन पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था और दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य भी थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ा किसे कहा जाता था? जो दूसरी तरफ छोटे बड़े जो राज्य थे, छोटे बड़े जो आकार में कुछ राज्य थे, उन्हें रजवाड़ा कहा गया था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन होता था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। राजाओं ने क्या कर रखा था? राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता को स्वीकार कर रखा था और यही सर्वोच्च सत्ता थी उनके लिए। इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। इसके अंतर्गत वे क्या करते थे? ब्रिटिश राज के अंतर्गत वो रहते थे, वो सर्वोच्च सत्ता उनके लिए वो सर्वोपरि थी और इसी के अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों अर्थात घरेलू शासन व्यवस्था को चलाया करते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे और प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या क्या थी? समस्या के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। क्या समस्या थी? आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही, मतलब जैसे ही ब्रिटिश प्रभुत्व खत्म होगा, रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। अर्थात सभी रजवाड़े की संख्या थी 565, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। मतलब 565 रजवाड़े जो थे वो कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। अंग्रेजी जो शासन था उसका नजरिया या उसका दृष्टिकोण यह था कि 565 रजवाड़े या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व या स्वतंत्र हैसियत बनाना चाहते हैं तो स्वतंत्र रूप से भी वो रह सकते हैं। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दे दिया गया कि उन्हें क्या करना है, भारत में शामिल होना है, पाकिस्तान में शामिल होना है या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बना के रखना है। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी बच्चों। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। ये देखिए ये नक्शा भारत विभाजन के पहले और बाद की स्थिति को, इसमें जो येलो कलर दिखाया गया है वो ब्रिटिश भारत के समक्ष था और ये जो स्काई ब्लू कलर का दिखाया गया रियासतें और रजवाड़े, स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं जो बिंदियां दिखाई दे रही हैं, डॉट से दिखाई दे रहे हैं, ये स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें ब्रिटिश भारत के अधीन और रियासतें, रजवाड़े और स्वतंत्र भारत की सीमाओं को हम भली भांति देख सकते हैं। अब ये 2 कार्टून और बताए गए हैं। इसमें देखिए, क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को खत्म नहीं कर सकते? मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ। देखिए कितनी अच्छी सोच है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहना और सम्मान करना सीख जाएं? ये भी बहुत अच्छी सोच है कि अगर हम एक दूसरे को स्वतंत्र मान करके और शांति पूर्वक अगर रहते हैं, सम्मान पूर्वक रहते हैं, तो इससे भी अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आगे देखिए, समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। रजवाड़ों की जो समस्या थी जिसमें यह बताया गया था कि रजवाड़े जो 565 रजवाड़े थे वो या तो भारत में शामिल हो जाएं
या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या अपना स्वतंत्र हैसियत को या स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखें। अब समस्या ये बहुत आसान नहीं थी कि भाई इस समस्या से हम बहुत जल्दी ही निपटारा कर लेंगे। उस समय स्वतंत्र भारत जब हुआ था, उस समय ये समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी थी, उसके तेवर बहुत तीखे हो चुके थे। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा कर दी। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी ही घोषणा कर दी। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से ये बात साफ हो गई थी कि आजादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों का शक्ल में बट जाएगा। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ने लगा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। मतलब स्थिति कैसी पैदा हो गई थी? स्थिति इस प्रकार से पैदा हो गई थी कि रजवाड़ों ने जब अपने आप को इस प्रकार से स्वतंत्र और आजाद करने की घोषणा कर दी थी, तो स्थिति पैदा हो गई थी कि छोटे छोटे देशों में ये हमारा भारत देश विभिन्न शक्लों में बट जाएगा, विभिन्न रूपों में बट जाएगा। ये बहुत ही अंधकार में था। लोकतंत्र जो है पूरी तरह से अंधकार में हो जाने का भय था। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय संग्राम का जो लक्ष्य था वो था एकता का, आत्मनिर्णय का और एक स्वस्थ और परिशुद्ध लोकतंत्र अख्तियार करने का। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी ही विचित्र और असमंजस भरी थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। अब देखिए सरकार का नजरिया। सबसे पहले हम ये कोटेशन पढ़ लेते हैं। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चलें तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई में साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेंगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। ये देखिए बहुत अच्छी कोटेशन दी गई है। अब देखिए सरकार का नजरिया किस प्रकार का था। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब ब्रिटिश शासन ने एक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी और उसी अंतरिम सरकार ने एक ऐसा रुख अपनाया जिससे कि रजवाड़ों का विलय भारत में ही हो। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया और लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, वे बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। बहुत ही चतुरता से उन्होंने सभी रजवाड़ों को बहुत ही अपने उनकी खुद की स्वयं की सहमति के आधार पर ही धीरे धीरे उनका मन जो है भारत के अंतर्गत मना लिया और भारत के अंतर्गत ही, देश के अंतर्गत ही एकीकृत और एकताबद्ध और सुदृढ़ होकर के उन्होंने उसमें भारत के अंदर ही विलय हो गए। और आज यह आसान जान पड़ सकता है यदि हम ये सोचें सिर्फ इन दो या तीन लाइनों में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका के आधार पर इन रजवाड़ों को आसानी से ये शामिल कर लिया। लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं था बच्चों, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही जटिल और बहुत ही दुविधापूर्ण काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की आवश्यकता थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। मतलब इतने रजवाड़े थे। तो हमने 565 रजवाड़ों की बात की थी,
तो आप देख लीजिए एक एक रजवाड़े को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार से अपनी उन रजवाड़ों की स्वयं की रजामंदी सहमति के आधार पर, अपनी खुद की स्वयं की चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी के आधार पर, किस आधार पर इतना दुविधापूर्ण कार्य, इतना जटिल कार्य जो है उन्होंने कर दिखाया। देसी रजवाड़ों की चर्चा से तीन बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह थी कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात थी विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में वे शामिल हो गए थे और अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे, और कश्मीर के विलय के बारे में हम अध्याय 8 में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस आधार पर जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय कर पाना बहुत ही कठिन साबित हुआ था और बाकी सभी रजवाड़ों ने अपने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और वो भारत में विलय हो गए। अब आप ये देख सकते हैं चित्र हैदराबाद के निजाम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए हैदराबाद की समस्या। सबसे पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं। 1875 से 1950 तक का इनका कार्यकाल था। आजादी के आंदोलन के नेता, कांग्रेस के नेता रहे, महात्मा गांधी के अनुयायी रहे और स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री और देशी रियासतों को भारत संघ से में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के ये सदस्य थे। हैदराबाद की समस्या को हम लेकर चलते हैं। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता बच्चों 1 साल के लिए किया गया था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए और महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुटी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या और बलात्कार पर उतारू हो गए और 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची और कुछ रोज तक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। इसके बाद देखते हैं मणिपुर की घटना। मणिपुर आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा
बौद्ध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके एवज में उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया था बच्चों कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव कराया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हो चुका था। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ। यह आपको ध्यान देने योग्य बात है, जिससे कि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का सिद्धांत सबसे पहले किस राज्य में, तो मणिपुर में। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि बच्चों इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली और मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए और इसका असर आज तक देखा जा सकता है। अब ये देखिए, एक चित्र बता रखा है कार्टून। मैं सोचता हूँ कि आखिर उन सैकड़ों राजा रानी और राजकुमार और राजकुमारियों का क्या हुआ होगा। आखिर आम नागरिक बनने के बाद उनका जीवन कैसा रहा होगा। सही बात है, जब रजवाड़ों का सब भारत में विलय हो गया तो वो राजा रानियां का क्या हुआ, क्या वो एक आम नागरिक बनकर रहे? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। ये कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहां के शासकों के आपसी संबंधों पर टिप्पणी करता है। पटेल रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे उसकी भी एक झलक इस कार्टून में दिखाई जा सकती है। देखिए आप, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार और ये रियासत की जनता, किस तरह से राजा ने इसको दबोच के रखा हुआ है। ना 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 ना, उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। किससे? विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। आप अपनी जनता पर शासन कीजिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं सिर्फ मुझे आप ये दे दीजिए, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार, ये मेरे अधीन कर दीजिए, बाकी आप जो करना चाहें वो करते रहें। इसका अर्थ हुआ कि ये मामले जब इनके पास आ गए, केंद्र सरकार के पास आ गए, तो स्वतः ही जो राजा हैं वो केंद्र सरकार के अधीन यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आ गए। भारत में उनका विलय हो गया। अब देखिए, राज्यों का पुनर्गठन। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी और यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिलती रहे और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित नहीं होनी चाहिए। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय कर दी गई थी और ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया उतना ही क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसी सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया और सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ और दरअसल इसके बाद से भी इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदल ली और हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है। बच्चों, देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है और हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से भी ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में बना हुआ था और केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला कर दिया। रजवाड़ों का मसला अभी हल ही नहीं हुआ था और बंटवारे की यादें अभी ताजा ही थी और केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दे डाली। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा और पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु
और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी थे। विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और कोई फैसला नहीं कर पाई। उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीमल्लू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर निकल आए और पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए और मारे भी गए और मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताए और अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। अभी देखिए महात्मा गांधी का वक्तव्य, यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ हो जाएगा। ये महात्मा गांधी जी ने 1948 में अपना वक्तव्य दिया, विचार दिया। अब देखिए राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का मानचित्र, प्रशासनिक मानचित्र 1961, यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणिक सीमा रेखा नहीं माना जाना चाहिए। ये देखिए आप, ये पूरा बताया गया है इसके अंदर। जम्मू कश्मीर, पश्चिमी पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये एक प्रशासनिक मानचित्र है। 1961 में ये बनाया गया। मानचित्र को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित राज्य किन मूल राज्यों के अंग थे? गुजरात, हरियाणा, मेघालय, छत्तीसगढ़। देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताइए और 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ शासित राज्य थे। इसके बाद देखिए आप ये चित्र, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, 26 जुलाई 1953 शीर्षक यह कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी। तो आप देखिए किस प्रकार से सभी जगह इस उत्पात मच रहा था कि भाषा के आधार पर ही हमारे राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। आंध्र के गठन के बाद ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा था और इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था और इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्माण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। है ना दिलचस्प बात। नेहरू और बाकी नेता बड़े लोकप्रिय थे तो भी भाषाई राज्य की मांग को लेकर लोग उनकी इच्छा के विरुद्ध आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाए। पोट्टी श्रीमल्लू 1901 और 1952 गांधीवादी कार्यकर्ता नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी और व्यक्तिक सत्याग्रह में भी भागीदारी। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे और मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए गए और आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन और 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अब ये देखिए कौसिंग द जेनी 5 फरवरी 1956 में ये कार्टून बनाया गया। शीर्षक इस कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह आपको बता रहा है कि किस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बार बार दोहराई जा रही थी और संघर्ष निरंतर चल रहा था। आजादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया और उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को
मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। भाषा व राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। 50 साल ही नहीं, अब तो इसका समय 70-75 साल से भी अधिक हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका है। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला है। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा और इसके विपरीत देश की एकता ज्यादा मजबूत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि भाषा व राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली है। और जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है, इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता है कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर असर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बेहतर अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही ये मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी और आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। तो इसीलिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया और इस मांग को स्वीकार करने से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मजबूत आधार मिला, एक बेहतर आधार मिला और यह आधार मिला कि इस विभिन्नता में एकता के प्रतीक के रूप में इस व्यवस्था को देखा जा सकता है। नए राज्यों के निर्माण की बात देखें हम, भाषा व राज्यों को पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्कालीन भाषाई राज्य में तब्दील हो जाएंगे। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य मुंबई के रूप में किया गया जिससे गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग भी थे और एक जन आंदोलन के दौरान सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। पंजाबी भाषी लोग अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे थे और बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई और 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के राज्य बनाए गए। 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ और असम में अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए और जबकि नागालैंड इसमें कहीं पहले यानी 1963 में ही राज्य बन गया था। बहरहाल राज्य के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को ही आधार बनाया गया ऐसी बात नहीं थी। बाद के वर्षों में अनेक उप क्षेत्रों ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति, विकास के मामले, क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल को उठाकर अलग अलग राज्यों की मांग की। ऐसे में 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सन 2000 में बने और राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है और देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग अलग राज्य बनाने की मांग के आंदोलन चलते रहते हैं। और महाराष्ट्र में विदर्भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले 1/4 है, लेकिन वहां 50 राज्य हैं। भारत में 100 से भी ज्यादा राज्य क्यों नहीं हो सकते? अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न आते हैं कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? क्या है? भारत विभाजन में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। घ आता है विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो घ जो
इसका जो बिंदु दिए रखा है वह गलत है। तीनों ही कथन ये कै ख ग बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्नलिखित सिद्धांतों को के साथ उचित उदाहरण का मेल करें। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण और भौगोलिक आधार पर देश के क्षेत्रों का सीमांकन और किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन। तो धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण आता है भारत और पाकिस्तान। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण पाकिस्तान और बांग्लादेश। भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्र का सीमांकन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत का कोई समकालीन राजनीतिक नक्शा लीजिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हो और नीचे लिखी रियासतों के स्थान चिन्हित करने हैं आपको, जिसमें जूनागढ़, मणिपुर, मैसूर और ग्वालियर। अब देखिए नीचे दो तरह आपको मानचित्र लेकर के उसमें इंडिकेट करना है, उसमें अंदर चिन्हित करना है। नीचे दो तरह की राय लिखी गई है, देखिए आप, विस्मय और इंद्रप्रीत। विस्मय कहता है रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजातंत्र लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। इंद्रप्रीत कहता है ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, इसमें बल प्रयोग भी हुआ था, जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है। देशी रियासतों के विलय और ऊपर के मशवरे के आलोक में इस घटना क्रम पर अपनी राय लिखनी है। आपको अपनी राय बतानी है कि क्या यह इन दोनों में से कौन सी बात सही है और कैसे। नीचे 1947 के अगस्त के कुछ बयान दिए गए हैं जो अपनी प्रकृति में अत्यंत भिन्न है। आज आपने अपने सर पर कांटों का ताज पहना, सत्ता का आसन एक बुरी चीज है। इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा, आपको और ज्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा। अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी। भारत आजादी की जिंदगी के लिए जागेगा, हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज दुर्भाग्य के एक दौर का खात्मा होगा और हिंदुस्तान अपने को फिर से पालेगा। आज हम जो जश्न मना रहे हैं वह एक कदम भर है, संभावनाओं के द्वारा खुल रहे हैं, संभावना के द्वार खुल रहे हैं। नेहरू जी। इन दो बयानों से राष्ट्र निर्माण का जो एजेंडा ध्वनित होता है उसे आपको लिखना है और आपको कौन सा एजेंडा जच रहा है उसके बारे में भी लिखना है और क्यों जच रहा है उसके बारे में भी बताना है। इसके बाद ये कुछ प्रमुख प्रश्न और आते हैं, जैसे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं और इनमें कोई तर्क युक्तिपरक भी है। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्वसामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। तो उन विशेषताओं को पहचान कर जिसके आधार पर भारत एक राष्ट्र है उनको आपको लिखना है। इसी प्रकार से नीचे एक अवतरण दिया गया है, इसको भी आपको समझाना है और खुद करके खुद सीखें। ये एक्टिविटी है, किसी भारतीय अथवा पाकिस्तानी बांग्लादेशी कथाकार की लिखी कोई कहानी या उपन्यास पढ़ें आप और बंटवारे का जिक्र जिसमें आया हो और सीमा के इस तरफ के लोग और सीमा के उस तरफ के लोगों के अनुभव को आप महसूस करें और देखें कि किस प्रकार से ये बंटवारा हुआ और किन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। खोजबीन शीर्षक के अंतर्गत इस अध्याय में सुझाई गई तमाम कथाओं को एकत्र करिए आप और एक वॉलपेपर तैयार कीजिए और उससे मिलते जुलते अनुभव वाले स्थल को रेखांकित कीजिए। ये आपके खुद के करने की एक्टिविटीज है, बच्चों आप इन्हें कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, संशय है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।